एग्जाम के लिए लास्ट मोमेंट रिवीजन लेक्चर्स, रेसिडेंशियल स्टेटस, सेक्शन 6, आपका टैक्स लायबिलिटी, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, वो आपके स्टेटस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे 3 तरीके का रेसिडेंशियल स्टेटस है। सबसे पहले ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बाद में रेसिडेंट, बाद में नॉन रेसिडेंट। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी एंड फर्म एंड अदर्स, उसका स्टेटस वेरीफाई करना, डिसाइड करने का अलग अलग मेथड है। सबसे पहले देखिए इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस। इंडिविजुअल 2 बेसिक कंडीशन है, उसमें से कोई भी एक सेटिस्फाइड करेगा तो उसको रेसिडेंट माना जाएगा। बेसिक कंडीशन 1, प्रीवियस ईयर में 182 डेज वो इंडिया में रहा है तो उसको हम रेसिडेंट मानेंगे। समझ लो 182 डेज इंडिया में नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर में 60 डेज एंड प्रीसीडिंग 4 ईयर में 365 डेज इंडिया में है तो हम उसको रेसिडेंट मानेंगे। 2 में से कोई भी एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी तो रेसिडेंट है। याद रखिए बेसिक 2 में से एक है, लेकिन कई सिचुएशन ऐसी है उसमें 182 ही अप्लाई करना है, 60 वाली सेकंड कंडीशन बेसिक की अप्लाई नहीं करनी है। वो कौन सी सिचुएशन है? तो एक्सेप्शन 1 में इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के जा रहा है, आइदर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है और एज ए मेंबर ऑफ द शिप ऑफ द क्रू जा रहा है, तो उसको आप 182 डेज ही देखना है। सेकंड एक्सेप्शन है इंडियन सिटीजन है और इंडियन ओरिजिन है। इंडियन ओरिजिन यानी जिसका मटर्नल, पैटर्नल, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न हुआ है तो हम उसको इंडियन ओरिजिन बोलते हैं। इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन विजिट्स इन इंडिया, इंडिया में विजिट के लिए आया है तो उसमें 182 देखना है। उसका भी एक एक्सेप्शन है। समझ लो कोई विजिट के लिए आया है, 120 दिन यहां पे है, इंडियन सोर्स इनकम 15 लाख से ज्यादा हो रही है और प्रीवियस 4 ईयर में 365 डेज है तो उसको भी हम रेसिडेंट मानेंगे। इसीलिए याद रखो बेसिक 2 में से एक सेटिस्फाइड करना है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन 182 डेज कब अप्लाई होगा? जब एम्प्लॉयमेंट, मेंबर ऑफ क्रू के लिए बाहर जा रहा है और इंडिया में आ रहा है, विजिट इन इंडिया, तो ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट कंडीशन ओनली 182 अप्लाई होगा और 182 का एक्सेप्शन यानी 120 डेज इन प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग 4 में 365, 15 लाख से ज्यादा इंडियन सोर्स का इनकम है तो भी उसको रेसिडेंट माना जाएगा। रिवीजन करना है तो दूसरी बार मूव करके सुन सकते हो, इसीलिए मैं एक बार बोल के आगे बढ़ूंगा। अभी बात हुई, एक बार रेसिडेंट डिसाइड किया है तो ही आपको देखना है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, पूछते हैं तेरी शादी हुई है, वो बोलता नहीं हुई है, और बाद में पूछते हैं तो ये बच्चे कितने हैं, ये तो ऐसा हुआ, बोलते हैं ये रेसिडेंट नहीं है लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जो रेसिडेंट है उसका ही सोचो कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए हमारा जो ईयर है, जिस ईयर का हम डिसाइड कर रहे हैं, उससे अगले 10 साल में से 2 साल वो बंदा रेसिडेंट होना चाहिए। अगले 7 साल में से 730 डेज वो इंडिया में होना चाहिए। बेसिक 2 में से एक कंडीशन है, एडिशनल दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। एडिशनल दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तभी इंडिविजुअल का स्टेटस ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। बात हो इंडिविजुअल की। नाउ लेट मी सी एचयूएफ। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में रेसिडेंट के लिए कंट्रोल देखना है। फुल्ली कंट्रोल आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट, थोड़ा कंट्रोल या पूरा कंट्रोल इंडिया में से है तो रेसिडेंट। एक बार एचयूएफ रेसिडेंट है तो कर्ता के सामने देखना है, कर्ता ओआर तो एचयूएफ ओआर, लेकिन कर्ता एनआर है तो भी एचयूएफ आर हो सकता है। आर के लिए कर्ता के सामने नहीं देखना, कंट्रोल के सामने देखना। पूरा कंट्रोल बाहर है तो ही एनआर, थोड़ा कंट्रोल भी इंडिया में से है तो आर माना जाएगा।
आर डिसाइड होने के बाद ओआई के लिए कर्ता देखना है। अभी बात हुई इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट, फॉरेन कंपनी बिलो 50 करोड़ टर्नओवर तो वो नॉन रेसिडेंट, अबव 50 करोड़ है, फुल्ली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया देन ओनली रेसिडेंट। थोड़ा कंट्रोल भी बाहर है, पूरा कंट्रोल बाहर है तो नॉन रेसिडेंट। फाइनल लेवल में डिटेल में हम देखेंगे। अदर्स एंटिटी फॉर्म है, एओपी है, बीओआई है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, उस सब में एचयूएफ का कंट्रोल का रूल ही अप्लाई होगा। थोड़ा भी कंट्रोल इंडिया में से है तो रेसिडेंट, पूरा कंट्रोल बाहर है तो ही नॉन रेसिडेंट। लेकिन एचयूएफ में ओआर देखने के लिए कर्ता देखना है। फॉर्म एओपी बीओआई में आपको एक बार आर डिसाइड हुआ तो उसको ही आपको ओआर ट्रीट करना है। ये बात हुई सेक्शन 6 की, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करना है। अभी उल्टा है आगे, सेक्शन 5 है स्कोप ऑफ इनकम। इंडियन इनकम टैक्सेबल टू ऑल। इंडियन इनकम किसको बोलते हैं? accrued in India, deemed to be accrued in India, received in India, deemed to be received in India। दो इंडियन इनकम है, ओआई में भी टैक्सेबल, आई में भी टैक्सेबल, एनआई में भी टैक्सेबल। accrued in India वन यानी उसको किसको हम accrued in India बोलते हैं? कब मालूम पड़ता है? आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया है, आपके असेट इंडिया है, आप जॉब इंडिया में प्रोवाइड करते हो तो उसको accrued in India माना जाता है। accrued in India है, इंडियन इनकम है, टैक्सेबल टू ऑल है। accrued in India के बाद डीम्ड टू बी accrued in India। डीम का मतलब रियल में नहीं होता है लेकिन इनडायरेक्टली होता है। डीम्ड टू accrued में बिजनेस कनेक्शन देखना है। यहाँ पे आपका परमानेंट एजेंट है, ब्रांच है, सब्सिडरी है, आपके लिए अकेले के लिए वही काम कर रहा है तो हम ऐसा मानेंगे कि आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया है, डीम टू बी accrued है, इंडियन इनकम है, टैक्सेबल टू ऑल है। लेकिन बिजनेस कनेक्शन के एक्सेप्शन भी है। बिजनेस कनेक्शन के एक्सेप्शन में सबसे पहले यहाँ पे कोई न्यूज़ व्यूज कलेक्ट करेगा तो बिजनेस कनेक्शन नहीं मानना है। यहाँ पे कोई शूटिंग के लिए आएगा तो बिजनेस कनेक्शन नहीं मानना है। अनकट अनपोलिश डायमंड एग्जिबिट करोगे तो बिजनेस कनेक्शन आपको नहीं मानना है। तो बिजनेस कनेक्शन में सर्टेन ऑपरेशन यहाँ पे है, सर्टेन ऑपरेशन बाहर है, तो प्रपोर्शनेट ऑपरेशन जितना यहाँ पे है उतना ही आपको बिजनेस कनेक्शन मानना है। तो बिजनेस कनेक्शन प्रूफ होगा, न्यूज़ है, व्यूज है, शूटिंग है, डायमंड का एग्जीबिशन है एंड प्रपोर्शनेट ऑपरेशंस है, ये बिजनेस कनेक्शन प्रूफ होगा तो ही आप ऐसा बोलोगे कि वो accrued इन इंडिया है। और रिसीव्ड इन इंडिया आपको मनी मिलेंगे, रिसीव्ड इन इंडिया होगा, आपका बैंक अकाउंट अभी मिल गए, अभी आप विड्रॉ कर सकते हो। डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, उसमें ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ पीएफ का एग्जांपल देते हैं। अभी आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, यूआईपीएफ है, अभी आप वाई में जाओगे वहां पे आईपीएफ है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, तो ट्रांसफर ऑफ द बैलेंस है ना वो आपके पीएफ अकाउंट में आया है, आईपीएफ है, जब विड्रॉ करोगे तब एग्जम्प्ट होगा, तो यूआईपीएफ में से आईपीएफ में डाला तो आप अभी आपको टैक्स भरना है। हम आगे डिटेल में लर्न करेंगे। यूआईपीएफ विड्रॉ टैक्सेबल है, यूआईपीएफ आपने विड्रॉ नहीं किया, यूआईपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आपने आईपीएफ में ट्रांसफर किया है तो भी टैक्सेबल है। क्यों? आईपीएफ में से विड्रॉ करोगे ना तब एग्जम्प्ट है, तभी ट्रांसफर के टाइम उसको टैक्सेबल करना है। जो मनी आपको नहीं मिले, आपके अकाउंट में गए, फ्यूचर में आपको मिलने वाले हैं, आपका डीडीएस काट के आपका डीडीएस भर दिया है, आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर किया है, तो वो आपका डीम्ड टू बी रिसीव्ड माना जाएगा। accrued, डीम्ड टू बी accrued, रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड है, वो इंडियन इनकम है, टैक्सेबल टू ऑल है। उसके अलावा फॉरेन इनकम accrued बाहर है, डीम्ड टू बी accrued बाहर, रिसीव्ड बाहर, डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाहर, सब कुछ बाहर है, लेकिन बिजनेस सेट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है। बिजनेस ऑपरेशन यहाँ से कंट्रोल सेट ऑफ होगा तो ओआई में भी टैक्सेबल एंड सेकंड आई में भी टैक्सेबल। उसके अलावा सेटअप भी बाहर, कंट्रोल भी बाहर, accrued भी बाहर, रिसीव्ड भी बाहर, तो सिर्फ एंड सिर्फ ओआई में टैक्सेबल। रेमिटेंस है, पहले टैक्स भर दिया था,
बाद में अभी लेके आ रहे हो तो रेमिटेंस नॉट टैक्सेबल टू एनीबॉडी, तीनों को रेमिटेंस टैक्सेबल नहीं होगा। बाद में रॉयल्टी, टेक्निकल फीस एंड इंटरेस्ट, किसने लोन लिया है कि वो कौन आपका रॉयल्टी यूज कर रहा है, उसके स्टेटस पे आपका इनकम डिपेंड करता है। पेएबल बाय whom? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगा तो अक्रूड इन इंडिया हो जाएगा, टैक्सेबल टू ऑल। रेसिडेंट बंदा है, एक से वो रेसिडेंट है, वो आपको लोन ले रहा है, वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। रेसिडेंट बंदा जो मनी ले रहा है इंडिया में कोई भी पर्पस के लिए यूज किया है, वेदर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट और कोई भी पर्पस के लिए यूज किया है तो अक्रूड इन इंडिया माना जाएगा। रेसिडेंट ने इंडिया बाहर यूज किया है तो उसको हम अक्रूड इन इंडिया नहीं मानेंगे। और नॉन रेसिडेंट ने लोन लिया था, नॉन रेसिडेंट टेक्निकल फीस रॉयल्टी यूज कर रहा है, नॉन रेसिडेंट हमें पे कर रहा है, वाई है वो अमेरिकन है, वो हमें पे कर रहा है, तो वाई ने यूज कहां किया था? बिजनेस पर्पस इन इंडिया किया था तो अक्रूड इन इंडिया टैक्सेबल टू ऑल। अदर पर्पस इन इंडिया किया था तो नॉट अक्रूड इन इंडिया, वो है कोई टैक्सेबल। आउटसाइड इंडिया कोई भी पर्पस के लिए किया है तो भी नॉट अक्रूड इन इंडिया, फॉरेन इनकम, सिर्फ वो है कोई टैक्सेबल। तो फ्रेंड्स बने रहे मेरे साथ, हर एक टॉपिक के डिटेल रिवीजन वीडियो मिलते रहेंगे आपको। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तेजवा इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर में एप्लीकेशन में जाइए, वहाँ भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे और रिवीजन में टाइम बचा के आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। अपने फ्रेंड्स को अपने ग्रुप में वीडियो शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।